तो एक बार फिर से त्रिवेणी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का 4th लेसन भारत में राष्ट्रवाद को हम लोग देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि आपका लिखा हुआ भी है, भारत में राष्ट्रवाद, ये आपका हिस्ट्री क्लास 10th का 4th लेसन है एनसीईआरटी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक टॉपिक है आपका। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। बैठक इसका देखा जाए, प्रथम बैठक तो होना तो था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण पुणे में उसको कैंसिल करके मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी प्रथम बैठक की गई। और इसके संस्थापक के रूप में यदि देखा जाए तो एओ ह्यूम को माना जाता है। इसके संस्थापक यदि आपसे पूछते कि संस्थापक यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक एओ ह्यूम को कहा जाता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे प्रथम बैठक में, तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। अब आगे देखें तो प्रथम इसका यदि ईसाई अध्यक्ष की बात करें, प्रथम ईसाई अध्यक्ष जो हैं जॉर्ज यूल, कहीं कहीं यूल भी आपका लिखेगा, जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूलो, तो इसका प्रथम ईसाई अध्यक्ष बने थे। प्रथम ईसाई अध्यक्ष यानी अंग्रेज अध्यक्ष, तो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष पूछे या फिर ईसाई अध्यक्ष पूछे तो इसका कौन हो जाएगा सही आंसर, जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूलो। देखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कौन आते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। अगर हम बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष की, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को कहा जाता है। और प्रथम भारतीय देखिए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्या है, कौन है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। आप देख सकते हैं कि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर रास बिहारी घोष, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष कर रहे थे। और यह इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट जाता है, कांग्रेस दो दल में बट गया, पहला नरम दल और दूसरा गरम दल। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। और इस लखनऊ समझौता में कांग्रेस गरम दल नरम दल एक हुआ, तथा यहाँ पे मुस्लिम लीग भी एक होता है। आपको हम बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, आगा खां द्वारा 1906 ईस्वी में। आप देखिए, कांग्रेस नरम दल और गरम दल यहाँ पे एक हो जाता है। और एक होने यानी कांग्रेस नरम दल गरम दल एक हुए तथा यहाँ पे मुस्लिम लीग भी साथ आता है एक ही मंच पे, जब महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है 1915 ईस्वी में। अब देखिए, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया में अधिवेशन होता है बिहार में। बिहार में एक जगह अधिवेशन हुआ है गया में, पूछता भी है क्वेश्चन कि बिहार में कांग्रेस का कहाँ में अधिवेशन हुआ है, तो बिहार में कांग्रेस की बैठक बिहार में हुई है, बिहार में गया में हुई है। और यह इसका अध्यक्ष किए थे चित्तरंजन दास। गया में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए हैं, तो वो चित्तरंजन दास हैं। 1924 ईस्वी में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है कर्नाटक। कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन कहाँ होता है, कर्नाटक में। और ये कर्नाटक यानी कि बेलगांव अधिवेशन आपका बेलगांव कर्नाटक में है। और इस अध्यक्षता किए थे, इस बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी। और ये महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में। अगर सवाल करता है कि महात्मा गांधी
महात्मा गांधी कांग्रेस का सिर्फ एक बार अध्यक्ष बनते हैं, और वो कब बनते हैं तो 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में। आपको जब हम कहानी सुनाएंगे 4th लेसन का, तो इसमें आपको बताएंगे कि जब स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी, उसके बाद महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे 1924 में कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसके बाद यदि हम देखें 1915 ईस्वी, जब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब होती है? 1915 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है, तो महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं तो उस समय भारत में राजनीति शून्य स्थिति पे था। राजनीति जो थी वो शून्य स्थिति पे थी, और राजनीति शून्य स्थिति को महात्मा गांधी ने भरने का काम किया। महात्मा गांधी जब इंडिया लौटे तो यहां इन्होंने देखा कि एक दल है जो सक्रिय है, कांग्रेस, उसमें भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो आगे चले और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाए। महात्मा गांधी 1915 में आते हैं और 1916 में लखनऊ समझौता था, और इस लखनऊ समझौते में महात्मा गांधी भाग लेते हैं, और इसी लखनऊ समझौते में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण के तीन कठिया पद्धति के बारे में बताते हैं। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को तिनकठिया पद्धति के बारे में बताते हैं लखनऊ समझौता में, और यही तिनकठिया पद्धति के बारे में जानकर के महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं, और चंपारण में 1917 ईस्वी में तिनकठिया पद्धति क्या था तो मैं बता दूं कि तिनकठिया पद्धति में अंग्रेज का एक नियम बनाया गया था अंग्रेज द्वारा कि 1 बीघा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा था नील की खेती करना। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी कि ये एक फिक्स हो चुका था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा फायदा किसान को हो या न हो, इससे अंग्रेज को कोई लेना देना नहीं है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसको नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यानी स्टार्टिंग में किसानों को काफ़ी मुनाफा हुआ था इससे। स्टार्टिंग में किसान को जो है जब नील की खेती करवाई गई तो उससे काफ़ी मुनाफा हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि किसान की इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम जाती है। इससे उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। इस कारण से किसान नहीं चाहते थे कि हम जो है खेती करें। तो चंपारण में जब 1917 में महात्मा गांधी पहुंचते हैं और ये आग्रह करते हैं अंग्रेज से, जिसको नाम दिया गया सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह। ये सत्याग्रह किए कि तिनकठिया पद्धति को भाई समाप्त किया जाए, इससे काफ़ी किसान को नुकसान होता है। यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता था, और इसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी 1917 में सत्याग्रह चलाए चंपारण में, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया, यानी चंपारण सत्याग्रह के नाम से इसे जाना गया।
तो अगर आपसे सवाल कर दे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में महात्मा गांधी द्वारा तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। इसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। और चंपारण आने के लिए न्योता कौन दिए थे, तो राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल दिए चंपारण आने के लिए। चंपारण के तिनकठिया पद्धति के बारे में महात्मा गांधी को बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, राजकुमार शुक्ल। इसके बाद 1914 से 18 आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध है। और इस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेज को साथ दिया, भारतीयों ने अंग्रेज को साथ दिया। परंतु जब युद्ध समाप्त हुआ तब अंग्रेज युद्ध कर लगा दिया, युद्ध कर लगाया और सभी विदेशी वस्तु का दाम बढ़ा दिया। युद्ध कर लगा करके सभी विदेशी वस्तु के दाम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे आज आपके देश में सारा वस्तु का दाम बढ़ा हुआ है, पता नहीं कोरोना टैक्स है, कोरोना काल जैसे ही खत्म हुआ, जितनी सरकार से आप फ्री में लिए वस्तु, जितना भी सरकार फ्री में बांटी आपको दिया, वो सब जो है वसूल कर रहा है महंगाई बढ़ा करके। जितना भी टैक्स है सब बढ़ा दी गई, ताकि जो है जितना फ्री में बांटा गया है सरकार के द्वारा सब के सब वसूल लिया जाए। वही अंग्रेज नीति, अंग्रेज भी यही किया। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1918 में जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होती है, अंग्रेज कहता है कि युद्ध में बहुत खर्चा हुआ है, अब इस खर्चे की भरपाई कौन करेगा। इसके लिए अंग्रेज जो है युद्ध कर लगा करके विदेशी वस्तु के दाम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब विदेशी वस्तु के दाम बढ़ गया तब भारतीयों ने काफी विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद 1919 ईस्वी में मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट, इसे भारतीयों ने काला कानून कहा। ये भाई काला कानून है रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं घूम सकता है। यानी कि इस कानून के तहत कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं घूम सकता है। जैसे आपका 2020 में भी यह कानून लाया गया था 6 माह के लिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं बैठ सकता है, एक साथ कहीं नहीं जा सकता है, भीड़ भाड़ नहीं लगा सकता है। यह एक कोरोना का ट्रेंड था। लेकिन इस समय आपसे देखें तो 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो 1919 में आपका अंग्रेज के द्वारा लाया गया एक कानून भी था कि जिसमें आप नहीं घूम सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल अदालत बना दी गई और उस अदालत में कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सरकार को जिस पे शक होता है, डाउट होता है, किसी भी वक्त सरकार उसको जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। बिना वारंट के उसको अरेस्ट की जा सकती है। कोई वारंट नहीं होगी, कोई अग्रिम सूचना नहीं होगी और उसको अरेस्ट कर ली जाएगी। और अरेस्ट करके अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो अरेस्ट करने के बाद उसको कोई अपील नहीं होगा। अरेस्ट करने के बाद कोई अपील नहीं चलेगा, किसी भी वकील का अपील नहीं होगा, अपील नहीं सुनी जाएगी, यानी कि उसको बेल तक नहीं होगा। इस तरह का नियम लाया गया। तो इसलिए भारतीयों ने इसे कहा कि ये भाई काला कानून है, ये काला कानून है। यह जो है कानून यानी कि ना तो घूम सकते हैं हम लोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, और न ही इसमें अपील होगा। चलिए अरेस्ट बिना वारंट के कर लिए, कम से कम अपील करने दीजिए, अपील भी करने का कोई परमिशन नहीं। तब भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और काफी विद्रोह हुआ इस कानून का। और इस कानून के काफी विद्रोह में पंजाब के 2 प्रमुख नेता और वो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू 2 प्रमुख नेता है।
डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को पकड़कर जेल में बंद कर दी गई। अब डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को जब पकड़कर बंद कर दी गई तो इनके विरोध में, इनके समर्थन में पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में प्रत्येक वर्ष सालाना वार्षिक मेला आयोजित होता था। यह मेला प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष यह मेला आयोजित होती थी। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, यह मेला फिर से आयोजित हो रहा है। और जब 13 अप्रैल मार्च में कानून आया है, अप्रैल में डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को अरेस्ट की गई है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में इसी मेले के बहाने एक सभा आयोजित की गई थी। कहा गया था कि ऐसे हम लोग को मीटिंग करने का आज़ादी नहीं है, तो उसी क्यों ना मेले के बहाने जो है एक सभा आयोजित कर दी जाए। और उस मेला में जब सभा आयोजित हो रहा था तो किसी भी तरह उस समय पुलिस अधीक्षक था आर जनरल डायर। पुलिस अधीक्षक आर जनरल डायर के नेतृत्व में पुलिस ने इन सभी को 5 मिनट का मोहलत दिया। चारों तरफ से घेर लिया बाग को, 5 मिनट का मोहलत दिया कि 5 मिनट का टाइम देते हैं, सब लोग निकल जाओ यहां से। और आर जनरल डायर ने उन सभी निर्दोषों पर गोलियां चलवा दिया। और जब सभी निर्दोषों पर गोलियां चलवाया तो जिसमें लगभग बताया जाता है कि 1000 निहत्थे लोग मारे गए। और इस घटना को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ है। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड यदि पूछ दे कि कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वार्षिक मेला के टाइम में आर जनरल डायर को अंग्रेज सरकार ने बाद में निर्दोष करार देती है। तो असहयोग आंदोलन, जब हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन की एक स्पेशल वीडियो देंगे, उसमें आपको इसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आर जनरल डायर को अंग्रेजी सरकार ने निर्दोष करार देती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बता दें कि आपको कैसा लगा। अगला वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में लिखें। धन्यवाद।